दोस्तों नमस्कार। मुंबई हर हाल में बचानी है, महाराष्ट्र की सत्ता को गंवाना नहीं है। राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि बीजेपी के अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच गुजरात से निकले हुए बिजनेसमैन और उनकी बड़ी कतार जो केंद्र के साथ खड़ी रही, उन्हें एक आश्रय चाहिए महाराष्ट्र के भीतर, और वह भी मुंबई उसका केंद्र है। तो मुंबई किसी हाल में गंवाना नहीं है। दरअसल यह बात कोई आज की नहीं है। 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने तेवर दिखलाए थे, तभी उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के तेवर और कड़े हो गए थे, और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से बहुत साफ तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र की सत्ता को गंवाना नहीं है, यहां पर हर हाल में सत्ता चाहिए। तो 103 विधायकों के आश्रय ही, यानी 288 में से 103 विधायकों के आश्रय ही रात के अंधेरे में राज्यपाल ने, या कहें सुबह के उजाले से ठीक पहले, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस को 2019 में दिलवा दी थी। उस समय उनके साथ अजीत पवार खड़े थे, जो डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने भी शपथ ले ली थी। लेकिन चंद घंटों की यह सरकार थी और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया। गठबंधन का हेरफेर या राजनीतिक तौर पर जो भी पत्ते फेंटे गए, उससे जो सत्ता निकल कर आई, दिल्ली की आंखों में चुभती रही। और उसके बाद जो हुआ, यह सब कुछ हर किसी के जहन में है। शिवसेना कैसे टूटी, एकनाथ शिंदे कैसे मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री पद से देवेंद्र फडणवीस कैसे डिप्टी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद अजीत पवार कैसे शामिल किए गए, कैसे एनसीपी को तोड़ा गया, ये तमाम परिस्थितियां इस दौर में सामने है। लेकिन 2024 में सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ एक परिस्थिति को छोड़कर। सब कुछ वैसे का मतलब यह है कि इस बार भी बीजेपी के भीतर, यानी दिल्ली से यही हवा निकली है कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र को गंवाना नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो राजनीतिक आंकड़े सामने आ रहे हैं, वह खुले तौर पर इसका ऐलान करने लगे हैं कि बीजेपी पिछली बार की तुलना में आधी से भी नीचे आ सकती है। यानी पिछली बार 103 विधायक जीत गए थे, इस बार वह 50 के नीचे आ सकती है, और यह इंटरनल सर्वे है। इसके बाद लोकसभा चुनाव के में भी महाराष्ट्र के भीतर राजनीतिक तौर पर 14 जगहों पर बीजेपी को हार मिली, यानी उसके हिस्से में सिर्फ 9 लोकसभा सीटें आई। उससे पहले वह 23 लोकसभा सीटें 2019 में जीती थी। इस दौर में 3 सवाल सबसे बड़े हैं। मुंबई अगर गंवा बैठे तो फिर क्या बचेगा, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, बिजनेस के तौर पर। इस परिस्थिति में नागपुर की विचारधारा जो आरएसएस के जरिए चलती है, उसने अगर हाथ खड़े कर दिए तो फिर बीजेपी का सुपड़ा साफ होने में और वक्त लगेगा नहीं, और स्वयंसेवक बीजेपी के उन कैडरों के साथ खड़ा होगा नहीं जो ये मानकर चलते हैं कि संघ महाराष्ट्र के भीतर अलग अलग जिलों में सक्रिय है और राजनीतिक तौर पर बड़ी मदद करता है। और तीसरा सवाल इन दोनों से जुदा है। जिस शख्स को 2019 में सत्ता बनाने के लिए लगाया गया और 2019 के चुनाव परिणामों के बाद जितनी तोड़फोड़ उस शख्स ने की, आज उसी शख्स की राजनीतिक साख पर चोट हो रही है। नाम है देवेंद्र फडणवीस। तो क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति में फिट नहीं बैठते हैं? क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस को अब विधानसभा चुनाव से अलग कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि राजनीतिक तौर पर जितनी भी तिकड़में उन्होंने दिल्ली के इशारे पर की और राजनीतिक सफलता दिल्ली के हथेली में रख कर दी, बावजूद इसके 2024 के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस का सामने रहना बीजेपी के लिए मुश्किल हालात पैदा तो नहीं कर रहा है? यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि आज ही भागे भागे देश के गृह मंत्री हरियाणा का चुनाव मैदान छोड़कर नागपुर पहुंच गए। नागपुर में दोपहर 2:20 पर पहुंचे। बरसात हो रही थी। वहां पर लेने के लिए, यानी उन्हें रिसीव करने के लिए देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। उनके साथ
आधे दर्जन नेता भी थे, प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले भी मौजूद थे और उनके साथ नितिन गडकरी नहीं थे। वो पहुंचे हैं दरअसल अमित शाह न सिर्फ नागपुर बल्कि अगले 36 घंटों के भीतर उन्होंने सोच रखा है कि हर हाल में विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिमी महाराष्ट्र हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पर जो भी तहसील स्तर का बीजेपी का नेता है या फिर जिला स्तर का नेता है, सबके साथ बैठकर यह बात को जान लें कि दरअसल बीजेपी का कौन सा चेहरा इस चुनाव में अगुवाई करेगा। उस चेहरे में अगर देवेंद्र फडणवीस शामिल रहेंगे तो क्या यह घाटे का सौदा होगा? और बड़ी बात तो यह है कि आरएसएस के हाथों में लगाम चुनाव प्रचार की सौंपी जाए या ना सौंपी जाए, और सौंपने के लिए जो कोऑर्डिनेटर सर कार्यवाहक के तौर पर इस दौर में बनाया गया है, हमारी टीम ने तमाम चीजें निकाली और जानकारी दी कि यह पहली बार अपने तरीके से होने वाला है कि महाराष्ट्र के चुनाव में चुनावी कमान जो है उसमें सर कार्यवाहक अतुल लिमय की भूमिका बड़ी हो जाएगी या आरएसएस की भूमिका भी बड़ी हो जाएगी। दिल्ली मन बना चुकी है कि महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, आरएसएस का कहना है होनी चाहिए। और इन सब के बीच जो लिमय साहब बनाए गए हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिनको कोऑर्डिनेशन का काम सौंपा गया है, वो कह रहे हैं कि दरअसल कोई चेहरा सामने रखिए ही नहीं। आपके पास एकनाथ शिंदे है, आपके पास अजीत पवार है, तो आप एक सामूहिक नेतृत्व की परिस्थितियों को सामने रख दीजिए और इससे वो तमाम गुस्से काफूर हो जाएंगे जो मराठा आंदोलन के वक्त निकले। मराठा आंदोलन में सितंबर 2023, याद कीजिए, पहली बार गोलियां चल गई थी, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हो गया था और उस वक्त भी राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस थे जो दिल्ली के आंख के तारे हैं। लेकिन लौटिए उन परिस्थिति को अब समझने के लिए कि क्या वाकई महाराष्ट्र का किला बीजेपी के लिए ढहढहा कर गिर रहा है और एक आखिरी दांव चलने की स्थिति में बीजेपी या कहे अमित शाह ने खुद को अब महाराष्ट्र में अगले 36 घंटे बिताकर अलग अलग बैठकों के जरिए किसी बड़े निर्णय की तैयारी वह कर चुके हैं। और इन परिस्थितियों के बीच बीजेपी जो कह रही है कि 170 से ज्यादा सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी, तो इसका मैसेज क्या यह भी है कि अपने बूते एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी यानी एनसीपी दोनों को बहुत लाभ होगा नहीं और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बीजेपी ही बना सकती है और बनाने के लिए एक बड़ा प्रयोग इस दौर में करना होगा जिसमें देवेंद्र फडणवीस को क्या दिल्ली बुला लिया जाए? क्या यह संभव है? आइए आज एक एक पन्नों को खोल के आपको बतला देते हैं, क्योंकि इन सब के बीच विजय वर्गीय साहब के हाथ में नागपुर की कमान दे दी गई है, नागपुर और विदर्भ, क्योंकि बड़ा इस दौर में झटका लगा है बीजेपी को तमाम चुनाव के मद्देनजर। लेकिन हर पन्ने को एक एक करके पलटे और आप समझना शुरू करें। पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। दोपहर के वक्त नागपुर में जबरदस्त बरसात और बरसात के बीच देश के गृह मंत्री का विमान नागपुर के हवाई अड्डे पर उतरता है। देवेंद्र फडणवीस वहां पर इंतजार कर रहे हैं, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और उसके बाद सिलसिला राजनीतिक तौर पर कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर शुरू होता है, जो कई जगहों पर होना है। रात में औरंगाबाद में बैठक है, जो नया संभाजी नगर है, वहां पर बैठक होटल में होनी है। लेकिन इन सब के बीच इस तस्वीर को देख के बात को शुरुआत की जाए। तो ये नागपुर के हवाई अड्डे का दृश्य है और कोई भी पूछ सकता है कि महाराष्ट्र का किला बचाने के लिए जब अमित शाह दिल्ली से भागे भागे नागपुर पहुंचे हैं और अगले 36 घंटों तक उन्हें लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मशक्कत करनी है, संघ के साथ बैठक करनी है, जो संयोजक बनाए गए हैं उनके विचार लेने हैं, तहसील और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और विदर्भ के ही 62 सीटों के तमाम सीटों के जो प्रभारी हैं सभी को बुलाया गया है। लेकिन नागपुर के सांसद नितिन गडकरी यहां पर नहीं है। निमंत्रण उन्हें भी भेजा गया, तो क्या वो निमंत्रण
अस्वीकार कर दिया गया। ये वो नागपुर से कल रात ही निकल कर दिल्ली पहुंच गए। मंत्री हैं, बहुत सारे काम पड़ते होंगे, लेकिन यह एक पहली लकीर है जो बतलाती है कि सब कुछ बीजेपी के भीतर और कद्दावर नेताओं में भी ठीक नहीं है। तो फैसला पहले यही लेना है कि देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस फैसले को लेने से पहले जो विचार बैठक में उठा उसने शायद बीजेपी के कान खड़े कर दिए। जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वह भी अगर बीजेपी का साथ छोड़ देंगे तो बचेगा कौन? यानी 103 विधायकों में से बहुत सारे विधायक तो मान लीजिए हार जाएंगे। जो तहसील स्तर पर और जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं उनका यह सवाल है, लेकिन जो जीतने वाले हैं उनको लेकर जो आपकी रिपोर्ट कहती है वो सही होगी या जो हम कहते हैं वो सही होगा। दूसरी बात, वो सही हो या ना हो, लेकिन इस दौर का वातावरण अगर ऐसा बन चुका है कि बीजेपी की अपनी जमीन बची ही नहीं और वह एक तरफ एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ अजीत पवार को लेकर चल रही है, जो दोनों के साथ बीजेपी को अच्छा लगता नहीं है और अजीत पवार यानी एनसीपी के साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो एमएलए क्या करेंगे जो जीत सकते हैं? वह उम्मीदवार क्या करेंगे जो जीत सकते हैं? वह छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। विदर्भ के भीतर जो सीटें गंवाई गई है इस दौर में, वो वर्धा की, भंडारा की, गढ़चिरौली की सीट हारी गई है। नागपुर और अकोला की सीट बचा ली गई। लेकिन अगर आप पूरे महाराष्ट्र में परखना शुरू कीजिएगा तो यह सवाल बीजेपी के सामने बड़ा हो चला है कि एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक तमाम जगहों पर बीजेपी जहां जहां चुनाव जीती थी वहां वहां उसने गंवाया है। मुंबई में मुंबई सेंट्रल गंवाया है, नंदुरबार गंवाया, धुले गंवाया, वर्धा, भंडारा, गढ़चिरौली तो गंवाया ही है। मराठवाड़ा के भीतर घुसिएगा तो नांदेड़, जालना, ढिंडोरी, भिवंडी सभी सीटें हमने गंवा दी, यानी बीजेपी ने गंवा दी। अहमदनगर, बीड़ की सीट को गंवा दिया। लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, ये तमाम जगहों पर हार मिलती चली गई। यानी मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र में जमीन बची नहीं। राजनीतिक तौर पर विदर्भ में कमजोर हुए। मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में जहां पर शिवसेना के साथ मिलकर लड़ते थे वह किला बचे रहता, लेकिन अब तो एकनाथ शिंदे हैं तो उनके जरिए कितना किला बचेगा, खास तौर से मुंबई के भीतर, यह भी एक सवाल है। और इन सवालों के बीच 3 बड़े सवाल इस पूरी यात्रा के दौर में बड़े और बड़े हो चले हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या वाकई बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है? अगर देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लेते हैं तो क्या दिल्ली से विनोद तावड़े को महाराष्ट्र भेजा जा सकता है? विनोद तावड़े ओबीसी हैं। मराठा राजनीति पूरे तरीके से देवेंद्र फडणवीस की राजनीति के खिलाफ है। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते हैं, विनोद तावड़े ओबीसी हैं। मराठा के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं। राजनीतिक तौर पर यह समीकरण बीजेपी के कितना अनुकूल होगा, बीजेपी के सामने यह मुश्किल सवाल है। एक के बाद एक गंवाते हुए समुदायों के वोट अगर बीजेपी से छिन जाएं और जो गुस्सा शिवसेना और एनसीपी के टूटने के बाद का है वह भी अगर निकल जाए, इन्हीं आधारों पर तो इंटरनल सर्वे ने 50 से भी कम सीटें दी थी, तो यह एक मुश्किल सवाल है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है कि कौन सा चेहरा होगा, क्योंकि इस बीच में अपने तौर पर बीजेपी मानती है, दिल्ली भी मानती है कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस से बेहतर कोई नेता हो नहीं सकता है।